जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अल फारूक एकेडमी। आई एम डॉक्टर उबैदुर रहमान और फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की बुक में हमने चैप्टर नंबर 6 किंगडम मोनरा स्टार्ट किया हुआ है। और बैक्टीरिया वाले चैप्टर में हमने लास्ट टाइम बैक्टीरिया के अंदर न्यूट्रिशन देखी थी कि किस तरह से बैक्टीरिया न्यूट्रिशन कैसे एनर्जी हासिल करता है, और रेस्पिरेशन की टाइप्स देखी थी कि टाइप्स रेस्पिरेशन की बेस पर बैक्टीरिया को कौन सी टाइप्स में डिवाइड किया गया है और न्यूट्रिशन की बेस पे कौन से टाइप्स में डिवाइड किया गया। हमने क्लासीफाई किया था बैक्टीरिया को ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेशन। अब नेक्स्ट जो आज हमने टॉपिक पढ़ना है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, कि जो बैक्टीरिया इनकी अहमियत क्या है। अब जो अहमियत है, इंपॉर्टेंस है, उसमें दोनों दोनों चीजें आ जाती है, एडवांटेजेस भी आ जाते हैं और डिसएडवांटेजेस भी आ जाते हैं। जो चीज आपके लिए जरूरी है, अहम है, वो आपके लिए अगर यूजफुल है, फायदेमंद है, तो भी आपके लिए अहम है, और अगर आपके लिए हार्मफुल है, खतरनाक है, तो वो फिर भी आपके लिए अहम है। तो यानी जो इंपॉर्टेंस है उसमें आप, अगर आपका कोई दोस्त है जो आपके लिए बड़ा अच्छा है आपके साथ, वो भी आपके लिए अहम है ऑब्वियसली, और अगर कोई आपका दुश्मन है जिससे आपने बचना है तो वो भी आपके लिए अहम है। तो जो हम इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं उस इंपॉर्टेंस में हम यूजफुल और हार्मफुल एस्पेक्ट्स दोनों डिस्कस करते हैं, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों डिस्कस करते हैं। अब बैक्टीरिया के अंदर जो इंपॉर्टेंस लिखी हुई है बैक्टीरिया की, उसमें तीन ग्रुप्स में हमने बैक्टीरिया की इंपॉर्टेंस को डिवाइड किया हुआ है। एक है इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, एक है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, और एक है मेडिकल इंपॉर्टेंस। तीन ग्रुप्स में हमने डिवाइड कर दिया, एक इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और मेडिकल इंपॉर्टेंस। ठीक है। और फिर इसी इंपॉर्टेंस का एक पार्ट ये है कि अगर बैक्टीरिया हमारे लिए फायदेमंद है तो फायदेमंद किस किस तरीके से हैं, और अगर हमारे लिए नुकसानदेह हैं तो नुकसानदेह किस तरीके से हैं, और अगर नुकसानदेह हैं और हमारे लिए अच्छे नहीं है, हमें डिजीज कॉज कर रहे हैं, बीमारियां कर रहे हैं, तो फिर इन बैक्टीरिया से कैसे बचा जाए, इन बैक्टीरिया को कैसे किल किया जाए, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैसे कंट्रोल किया जाए, इनको कैसे, इनकी ग्रोथ को इनहिबिट किया जाए। तो वो हमने एक टॉपिक पढ़ना, दैट इज कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया। और जो कंट्रोल हम बैक्टीरिया को करते हैं उसके भी तीन मेथड्स हैं, एक है फिजिकल मेथड, एक है केमिकल मेथड्स, और एक है वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। ठीक है, जो कि वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन भी कुछ लोग कहते हैं कि केमिकल मेथड्स का ये एक पार्ट है, आप उसमें कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन असल अदरवाइज समझ रहे हैं कि फिजिकल और केमिकल दो मेथड्स हैं, और केमिकल का ये एक पार्ट है इम्यूनाइजेशन। या आप सेपरेट भी कर सकते हैं कि तीन मेथड हैं, फिजिकल, केमिकल और इम्यूनाइजेशन। तो हम आज फिजिकल और केमिकल मेथड्स तक डिस्कस करेंगे, इम्यूनाइजेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू से शुरू करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, जो हमने तीन ग्रुप में डिवाइड किया इंपॉर्टेंस को। तो पहले है जी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। ये बुक में छोटे छोटे से दो पैराग्राफ लिखे हुए हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि ब्रीफली डिस्क्राइब हाउ बैक्टीरिया आर इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट फॉर अस, या ब्रीफली डिस्क्राइब द इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। तो आपने बताना है कि इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है बैक्टीरिया की। इकोलॉजिकल, इकोलॉजिकल वर्ड मतलब है एनवायरमेंटल। ठीक है, इकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स एनवायरमेंट। एनवायरमेंट का ऑर्गेनिजम्स के ऊपर क्या असर है और ऑर्गेनिजम्स का एनवायरमेंट के ऊपर क्या असर है, एनवायरमेंट और ऑर्गेनिजम्स का आपस में क्या रिलेशनशिप है, इस ब्रांच को बोलते हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी, या फिर इसका दूसरा नाम है इकोलॉजी। तो इकोलॉजिकल का मतलब यह है कि बैक्टीरिया एनवायरमेंट में हमारी क्या रोल प्ले कर रहा है, हमारी इर्द गिर्द की आबो हवा में क्या रोल प्ले कर रहा है, वो जो उसकी इंपॉर्टेंस है वो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में आएगी। और हमें पता है कि बैक्टीरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर है। जो नंबर वन, जो सबसे इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर है वो है फंजाई। फंजाई के साथ जो डिकम्पोजिशन में रोल प्ले कर रहा है और बहुत ज्यादा डिकम्पोजिशन का पार्ट वो भी प्ले कर रहा है, वो है बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया जो है वो क्या करते हैं, ये डिकम्पोजर्स हैं। ये सेप्रोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में हमने पढ़ा था, सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया पढ़े थे, वो ये थे कि वो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर जाते थे, अपनी बॉडी से एंजाइम रिलीज करते थे, उस ऑर्गेनिक मैटर को सिंपलेस्ट ट्रांसेस में कन्वर्ट करते थे और फिर अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेते थे, तो एनर्जी हासिल करते थे। तो अगर ये डिकम्पोजिशन ना करें तो क्या होगा कि जो ऑर्गेनिज्म मर गया उसकी जो लाश पड़ी है, उसकी डेड बॉडी ऐसी कैसी पड़ी रहेगी, वो टूटेगी नहीं, डिकम्पोज ही नहीं होगी। तो इर्द गिर्द हमारे सारे लाशें लाशें इकट्ठी होना शुरू हो जाएंगी। अगर हम चाहते हैं कि, अगर हम चाहते हैं कि लाश खत्म हो जाए और ये डेड बॉडी खत्म हो जाए और ये रिसाइकल हो जाए, इसके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर, जो न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर स्टोर हैं, वो दोबारा से सॉइल में चले जाएं और सॉइल में से प्लांट्स उन न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करके ग्रो कर दें दोबारा से, तो हमें इन कंपाउंड्स को, इन ऑर्गेनिक मैटर को रिसाइकल करना पड़ेगा। उसके लिए इस बॉडी को डिकम्पोज करना पड़ेगा, और डिकम्पोज कौन करके देगा, बैक्टीरिया और फंजाई। तो बैक्टीरिया भी तो कर रहे हैं डिकम्पोजिशन, तो इसलिए इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बैक्टीरिया की ये है। सिंपली आपने याद रखना है कि बैक्टीरिया डिकम्पोजर्स। अब बुक में क्या क्या लाइंस लिखी हैं और आपने लिखना किस तरीके से है वो देखें। बैक्टीरिया आर इकोलॉजिकली वेरी इंपॉर्टेंट, ये लाइन तो सब भी लिख लेते हैं कि बैक्टीरिया आर इकोलॉजिकली वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है जी। दे आर हाईली अडेप्टेबल एज अ ग्रुप। एज अ ग्रुप अगर हम पूरी बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया बड़े अडेप्टेबल हैं एंड नियरली फाउंड एवरीवेयर। हर जगह पे अक्रंस ऑफ बैक्टीरिया मैंने बात डिस्कस की थी कि बैक्टीरिया फाउंड एवरीवेयर। आपको ग्लेशियर्स में मिल जाएंगे, हॉट स्प्रिंग्स में मिल जाएंगे, गर्म से गर्म पानी में मिल जाएंगे, ठंडे से ठंडे पानी में मिल जाएंगे, जमीन पे मिल जाएंगे, पानी में मिल जाएंगे, हवा में मिल जाएंगे, हर जगह बैक्टीरिया पाए जा रहे हैं और हर तरह के इकोसिस्टम में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि बैक्टीरिया दे आर फाउंड नियरली एवरीवेयर एंड दे आर
एज अ ग्रुप दे आर हाईली अडेप्टेबल हैं, अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं किसी भी एनवायरमेंट में, तभी तो हम कह रहे हैं कि तभी तो वो हर जगह पाए जा रहे हैं। अगर अपने आप को एडजस्ट ना कर सकते हो हर जगह के एनवायरमेंट के हिसाब से, तो फिर तो हर जगह ना पाए जाएं, फिर तो एक खास मखसूस एनवायरमेंट में पाए जाएं। तो दे आर हाईली अडेप्टेबल एज अ ग्रुप एंड नियरली फाउंड एवरीवेयर। ये क्या करते हैं, दे डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है, जो ऑर्गेनिक मैटर जो मर गया उसको डिकम्पोज करते हैं, और डिकम्पोज करने के बाद क्या करते हैं, उसको सिंपलेस्ट प्रोसेस में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर उसको बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके इसी डिकम्पोजिशन की वजह से ये क्या करते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो खाना और ऑर्गेनिक मैटर स्टोर था, उसको सिंपलर कंपोनेंट्स में तोड़ के दोबारा वापस सॉइल के दे देते हैं, जमीन को दे देते हैं, और वापस इकोसिस्टम को, एनवायरनमेंट को रिटर्न कर देते हैं, और साइकिल जो है ना वो चलती रहती है और रिसाइकलिंग होती रहती है। न्यूट्रिएंट्स एक जगह पे बंद नहीं होते, एक जगह पे बाउंड नहीं होते, बल्कि न्यूट्रिएंट्स वापस एनवायरनमेंट को मिल जाते हैं और एनवायरनमेंट से वापस ऑर्गेनिजम्स के पास आ जाते हैं, प्लांट्स के पास, प्रोड्यूसर्स के पास, फिर उनको कंज्यूमर खाते हैं, फिर जो भी मरता है डिकम्पोजर उनको डिकम्पोज करते हैं, उनकी बॉडी में जो कुछ था वो दोबारा सॉइल में एनवायरनमेंट के पास चला जाता है। इस तरीके से हमने एक साइकिल पढ़ी थी 10th क्लास के अंदर, नाइट्रोजन साइकिल और कार्बन साइकिल। उस नाइट्रोजन साइकिल में अगर हम देखें तो स्टेप्स थे नाइट्रोजन फिक्सेशन, अमोनिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, एसिमिलेशन, ये स्टेप्स थे। ठीक है, तो उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन नाइट्रोजन फिक्स कर रहा था, बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। नाइट्रिफिकेशन में कौन काम कर रहा था, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। डीनाइट्रिफिकेशन में कौन काम कर रहा था, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। यानी हर स्टेप पे कौन था, बैक्टीरिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यार ये जो बैक्टीरिया हैं ये क्या कर रहे हैं, दे प्ले अ सिग्निफिकेंट वेरी इंपॉर्टेंट रोल, अपना किरदार अदा कर रहे हैं इन द कंप्लीशन ऑफ, कंप्लीट करने में कौन सी साइकिल्स, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और कार्बन की साइकिल्स को कंप्लीट करने में रोल प्ले कर रहे हैं। नाइट्रोजन और कार्बन की साइकिल आप पढ़ चुके हैं, फास्फोरस और सल्फर की भी साइकिल्स होती हैं इस तरीके से। साइकिल का मतलब ये है कि ये न्यूट्रिएंट, ये केमिकल एलिमेंट, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से नॉन लिविंग एनवायरनमेंट में आएगा और फिर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट से लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में आएगा। ये जो साइकिल चल रही है कि जिसमें से लिविंग से नॉन लिविंग, नॉन लिविंग से लिविंग ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिएंट साइकिल कर रहा है, इसे कहते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल्स, बायो जियो केमिकल साइकिल्स। ठीक है, तो ये न्यूट्रिएंट साइकिल्स भी कहलाती हैं, और कार्बन नाइट्रोजन आपने पढ़ी है। तो इकोलॉजिकली बैक्टीरिया डिकम्पोजर्स एंड दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द कंप्लीशन ऑफ दी साइकिल्स, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और कार्बन की साइकिल्स को कंप्लीट करने में रोल प्ले करते हैं। बाकी दे आर फाउंड एवरीवेयर, अडेप्टेबल एज अ ग्रुप हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है इकोलॉजिकली, बस ये बात याद रखनी है। ठीक है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में, इकोनॉमिक मींस पैसा। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का मतलब यह है कि मुआशी तौर पे, पैसे के तौर पे हमें कैसे फायदा मिल रहा है बैक्टीरिया से। तो ऑब्वियस सी बात है, बैक्टीरिया से हम कुछ चीजें बनाएंगे, या तो हम कोई खाना बनाएंगे, फूड बनाएंगे बैक्टीरिया से, या फिर हम कोई मेडिसिन बनाएंगे, ड्रग्स बनाएंगे और फिर उनको बेचेंगे और बेचने से पैसा कमाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमने बैक्टीरिया को जो है ना, बैक्टीरिया के बनाए हुए प्रोडक्ट्स को सेल करना है, बेचना है और फिर उनसे पैसा कमाना है, तो उसको बोलेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो बैक्टीरिया को जो दो इंडस्ट्रीज में हम इस्तेमाल करते हैं ज्यादा कॉमन, जिनसे हम पैसा बना सकते हैं, वो एक है फूड इंडस्ट्री और एक है ड्रग इंडस्ट्री। दो इंडस्ट्रीज में हम इस्तेमाल करते हैं बैक्टीरिया को, फूड इंडस्ट्री और ड्रग इंडस्ट्री में। जो फूड इंडस्ट्री है उसमें किस तरीके से, ये बात आप लोगों ने 9th में भी पढ़ी, फिर 10th में भी पढ़ी, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी, और ये तीनों क्लासेस में हम पढ़ के आए हैं कि भाई जो रेस्पिरेशन है वो दो तरह की होती है, एरोबिक और एनारोबिक। एनारोबिक रेस्पिरेशन को फर्मेंटेशन कहते हैं, और जो फर्मेंटेशन है वो दो तरह की होती है, अल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड। और जो बैक्टीरिया है वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में रोल प्ले करता है, और जो बैक्टीरिया लैक्टिक फर्मेंटेशन कराता है तो दूध को दही बना देता है, और डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स हम इससे बना सकते हैं, जो है ना विनेगर बना सकते हैं, ब्रेड बना सकते हैं। तो ये जो हम फर्मेंटेशन कर रहे हैं, वो फर्मेंटेशन कौन करके दे रहा है हमें, बैक्टीरिया करके दे रहा है। तो जो फूड इंडस्ट्रीज है उनमें हम बैक्टीरिया को किस लिए इस्तेमाल करेंगे, फर्मेंटेशन करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, और फिर वो फर्मेंटेड फूड्स को हम सेल करेंगे और उनसे पैसा कमाएंगे। ठीक है, दूसरा ड्रग्स, आपको पता है एंटीबायोटिक्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि बैक्टीरिया को किल करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, और ये बैक्टीरिया से ही निकलती हैं मेडिसिन, बैक्टीरिया से ही निकलती हैं मेडिसिन और बैक्टीरिया को ही किल करने के लिए इस्तेमाल होती है। एंटीबायोटिक्स की हमारा आगे टॉपिक आएगा इंशाल्लाह, तो हम डिस्कस करेंगे। 10th क्लास में भी आपने एंटीबायोटिक्स को डिस्कस किया था। तो एंटीबायोटिक्स हम निकालते हैं बैक्टीरिया से, और वैक्सीन्स बहुत सारी बनाते हैं। वैक्सीन किस तरह से बनाते हैं और एंटीबायोटिक्स किस तरह से निकलती हैं बैक्टीरिया से, ये हम आगे देखेंगे। तो दो इंडस्ट्रीज कौन सी हैं, एक फूड इंडस्ट्री में फायदा है बैक्टीरिया का, दूसरा ड्रग इंडस्ट्री में फायदा। फूड इंडस्ट्री में क्या फायदा है, फूड इंडस्ट्री में हम बैक्टीरिया से फर्मेंटेशन करवाते हैं। ठीक है, और फर्मेंटेशन के बाद वो जो फूड्स बनती हैं, फर्मेंटेड फूड्स, उनको फिर हम सेल करते हैं मार्केट में, या घर में इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल करते हैं, या फिर छोटे लेवल पे बेच देते हैं, और फिर इससे जो है ना वो हम पैसा कमाते हैं। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होगी। दूसरा ड्रग्स, बहुत सारी ड्रग्स हम ऑब्टेन कर रहे हैं बैक्टीरिया से, खासकर जो ड्रग्स हम बैक्टीरिया से निकाल रहे हैं वो है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स के आपने ग्रुप्स पढ़े थे 10th क्लास के अंदर, सेफेलोस्पोरिन, टेट्रासाइक्लिन, सल्फोनामाइड्स, ये नाम सुने हैं ना आपने। तो ये एंटीबायोटिक्स हैं, ये किससे बन रही हैं, बैक्टीरिया से ही बनती हैं। ये बैक्टीरिया से ही निकलती हैं एंटीबायोटिक्स, और डिफरेंट तरह के बैक्टीरिया को किल करने में अपना रोल प्ले करती हैं। ठीक है, और जो वैक्सीन्स हैं, वो वैक्सीन भी बनाने का मैं तरीका आपको बताऊंगा कि वैक्सीन किस तरीके से बनती हैं। उनमें भी बैक्टीरिया को हम अधमुआ करके, थोड़ा सा मार के उनको बैक्टीरिया को वैक्सीन में डाल देते हैं, और फिर उस वैक्सीन को पर्सन में इंजेक्ट करते हैं, जिससे उसकी बॉडी में इम्यूनिटी आ जाती है। कैसे आती है वो पूरा कहानी इंशाल्लाह आपको सुनाऊंगा। ठीक है, तो फूड इंडस्ट्री में फर्मेंटेशन में रोल प्ले कर रहे हैं, ड्रग इंडस्ट्री में एंटीबायोटिक्स बनवा रहे हैं और वैक्सीन बनवा रहे हैं। ये तो दोनों हो गए फायदे।
नुकसान क्या है, बैक्टीरिया हमारे खाने को खराब कर रहे हैं, स्पॉइलेज ऑफ फूड एंड वेजिटेबल्स। हमारा जो खाना पड़ा रहता है ज़्यादा देर बाद, तो वो मामा फ्रिज में सूंघती है, नहीं ये खराब हो गया, इसको फेंक दो, ठीक है, और सूंघती हैं, कहती हैं सही है, तो सूंघ क्या रही हैं, वो डिकम्पोजिशन सूंघ रही हैं। असल में डिकम्पोजिशन से फाउल स्मेलिंग गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, डिकम्पोजिशन से खराब बदबूदार गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, तो वो ये सूंघती हैं कहीं डिकम्पोजिशन तो नहीं स्टार्ट हो गई। अगर डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो गई, इसका मतलब इस खाने में बैक्टीरियल ग्रोथ हो गई है, बैक्टीरिया ग्रो कर गया इस खाने में। अगर बैक्टीरिया ग्रो कर गया तो उस खाने को अगर हम खाएंगे तो हमें 100 तरह के मसले मसाइल पेश आ सकते हैं। तो हमारे खाने को खराब कर रहे हैं, हमारी वेजिटेबल्स को खराब कर रहे हैं पड़े हुए, तो स्पॉइलेज खराब कर रहे हैं खाने को और वेजिटेबल्स को, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे हैं जो कि डिजीज कॉज कर सकते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज कर सकते हैं उनको बोलते हैं पैथोजेंस। क्या बोलते हैं? द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। तो बहुत सारे ऐसे हैं जो कि प्लांट पैथोजेंस हैं, पौधों को बीमारियां कर रहे हैं, और अगर पौधों को बीमारियां करेंगे तो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाएंगे, हमारी फसलें ज़राअत हमारी तबाह हो जाएगी। तो एडवर्सली, एडवर्सली का मतलब है नेगेटिव इफेक्ट है, नेगेटिवली, एडवर्सली का मतलब है हार्मफुल, ठीक है। एडवर्सली इफेक्ट द एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री, और हमारी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को मुतासर करते हैं, हमारी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को, ज़राअत को मुतासर करते हैं और ख़राब करते हैं, और हमारी प्लांट की ग्रोथ को और पूरी ओवरऑल पैदावार को कम करते हैं, ठीक है। तो एक होगी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, जिसमें भाई वो सारे अडेप्टेबल हैं, हर जगह पाए जा रहे हैं, इकोलॉजिकल बड़े जरूरी हैं। मेन क्या है? डिकम्पोजर्स हैं, और डिकम्पोजर्स हैं ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर रहे हैं, और जब डिकम्पोज करेंगे तो क्या होगी? रिसाइकलिंग। जो रिसाइकलिंग है उससे बायोजियोकेमिकल साइकिल्स चलती हैं, उससे नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस और सल्फर की साइकिल्स चलेंगी, और न्यूट्रिएंट्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी से एनवायरनमेंट को वापस मिल जाएंगे, जो एनवायरनमेंट से लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में गए थे, जो न्यूट्रिएंट्स एनवायरनमेंट से लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में गए थे, वो वापस एनवायरनमेंट को मिल जाएंगे। ये साइकिल चलाने के लिए बैक्टीरिया बड़ा रोल प्ले कर रही है। नाइट्रोजन साइकिल में आपके सामने हमने पढ़ा था, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग, हर जगह पे तो बैक्टीरिया थे, तो बैक्टीरिया कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? साइकिल चला रहे हैं ना। हाँ, तो ये भी कर रहे हैं, ये भी इकोलॉजिकल इनका रोल है। इकोनॉमिक फायदा कैसे उठा सकते हैं? खाना इंडस्ट्री में और ड्रग वाली इंडस्ट्री में। खाने में क्या? फर्मेंटेड फूड्स बनवाएं, और ड्रग इंडस्ट्री में क्या कि आप इससे वैक्सीन बनवा सकते हैं और एंटीबायोटिक्स बनवा सकते हैं। और दूसरा नुकसान क्या कि भाई हमारे खाने को खराब कर रहा है, हमारे सब्जियों पे और फलों पे अटैक कर रहा है, और हमारी खड़ी हुई फसलों पे भी अटैक कर रहा है, और हमारी फसलों को तबाह कर रहा है। तो ये इसका इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, ठीक है। मेडिकल इंपॉर्टेंस क्या है कि बीमारियां कर रहा है, तो ये तो इकोनॉमिक प्लांट्स को तो नुकसान पहुंचाएगा, तो चलो ये तो हमारा इकोनॉमिक तौर पे नुकसान होगा। लेकिन अगर हमें बीमारी कर दे, हमें डिजीज कर दे, तो वो हमारा नुकसान है इकोनॉमिकली, क्योंकि हमारा डॉक्टर का खर्चा होगा और मेडिसिन का खर्चा होगा बीमारी का इलाज कराने के लिए। लेकिन असल में हम उसको लिखेंगे मेडिकल इंपॉर्टेंस के अंदर कि वो हमें मेडिकली कौन सी बीमारियां कॉज कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट बैक्टीरिया तो बहुत ज्यादा सारे हैं, लेकिन ऑलमोस्ट 200 स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के अंदर डिफरेंट तरह की कॉजेज, बीमारियां कॉज कर सकते हैं, डिजीज कॉज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे बैक्टीरिया जो कि डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया होंगे, उनको बोलेंगे पैथोजेंस। क्या बोलेंगे? पैथोजेंस, ठीक है। तो उनको बोलेंगे ह्यूमन पैथोजेंस या एनिमल पैथोजेंस। तो मेडिकल इंपॉर्टेंस क्या है कि बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि पैथोजेंस हैं इंसानों के, और कितने स्पीशीज हैं? ऑलमोस्ट 200 प्लस स्पीशीज आर नोन टू कॉज डिजीज इन ह्यूमंस। ये 200 से ज्यादा ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया की स्पीशीज ऐसी हैं, टाइप्स ऐसी हैं जो कि इंसानों में डिफरेंट तरह की बीमारियां कॉज करने के लिए डिस्कवर हो चुकी हैं अभी तक। अच्छा, उसमें ना एक बात और लिखी है बुक में लाइन के, दे नॉर्मली इनहैबिट द बॉडी ऑफ मैन एंड एनिमल्स। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि नॉर्मली इनहैबिट कर रहे हैं बॉडी को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को, इंसानों की और दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को। ये बात मैंने आपको पहले भी समझाई थी, वो मैंने आपको बारिश तरीके से समझाई थी कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि हमारी स्किन के ऊपर है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो हमारी ओरल कैविटी के अंदर है, कुछ ऐसे हैं जो हमारी इंटेस्टाइन्स के अंदर है। ये नेचुरल फ्लोरा है, ये नॉर्मल फ्लोरा है, ये अच्छे बैक्टीरिया हैं जो कि हमारी बॉडी के ऊपर मौजूद हैं। इनका फायदा क्या है? इनका फायदा ये है कि हमें कुछ कह नहीं रहे, हमें नुकसान नहीं पहुंचा रहे, उल्टा हमारे लिए कभी कभी कोई ना कोई चीज फायदेमंद बना के दे रहे होते हैं। क्योंकि जिस तरह हमने पढ़ा था कि कोलोन में, लार्ज इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया है वो हमें विटामिन के सिंथेसाइज करके देते हैं, और विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग में रोल प्ले करता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो वो बैक्टीरिया जो है वो म्यूचुअलिस्टिक है हमारी बॉडी के अंदर, और हमारी बॉडी में फायदा दे रहा है हमें। इसी तरीके से स्किन के ऊपर बैक्टीरिया वो क्या फायदा कर रहे हैं कि वो बैक्टीरिया हैं, हमें कुछ कह नहीं रहे, लेकिन उनका फायदा क्या है कि वो, उन्होंने जगह घेरी हुई है यहाँ पे स्किन के ऊपर, ठीक है। अगर मैं किसी तरीके से इन बैक्टीरिया को मार दूं तो दूसरे बैक्टीरिया को जगह मिल जाएगी आगे ग्रो करने के लिए, जो बैक्टीरिया मुझे डिजीज भी कॉज कर सकते हैं और स्किन में कोई इंफेक्शन भी कॉज कर सकते हैं। तो असल में जो ये बैक्टीरिया हैं जो नॉर्मली इनहैबिट कर रहे हैं ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को, वो क्या कर रहे हैं? वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया को जगह नहीं दे रहे ग्रो करने के लिए, वो खुद ग्रो किए हुए हैं और वो दूसरे को नहीं आने दे रहे। लेकिन अगर ये अच्छे वाले बैक्टीरिया अगर जो नॉर्मली ग्रो करें, इनको हम मार दें, तो उसका नुकसान क्या होगा? उसका नुकसान ये होगा कि दूसरे बैक्टीरिया जो डिजीज कॉजिंग है वो उस पर अटैक कर देंगे, उस पर जगह पे ग्रो कर देंगे और वो बीमारी कॉज करते हैं, ठीक है। तो ये भी तो एक इंपॉर्टेंस है ना बैक्टीरिया की, कि बैक्टीरिया ने हमें इनहैबिट किया हुआ है नॉर्मली, हमारी बॉडी को, स्किन को और ओरल कैविटी को और इंटेस्टाइन्स को नॉर्मली इनहैबिट किया हुआ है। और इनहैबिट का मतलब रह रहे हैं वहां पे, जगह जगह ली हुई है, मली हुई है जगह, और दूसरों को आके नहीं ग्रो करने दे रहे। तो ये बात यहाँ पे लिखी है कि भाई ये पैथोजेंस हैं, ठीक है, 200 स्पीशीज नोन कॉज डिजीज कॉज करते हैं, नॉर्मली इनहैबिट करते हैं बॉडी को, ऑर्गेनिजम्स की, कौन से ऑर्गेनिजम्स की? मैन और डिफरेंट एनिमल्स की बॉडी को नॉर्मली इनहैबिट करते हैं, ठीक है।
अब अगर बैक्टीरिया नुकसानदेह हैं, पैथोजेंस हैं, डिजीज कॉज कर रहे हैं, प्लांट्स को भी कर रहे हैं, एनिमल्स को भी कर रहे हैं, एनिमल्स में भी डिजीज कॉज कर रहे हैं, इंसानों में भी डिजीज कॉज कर रहे हैं, तो बैक्टीरिया को कंट्रोल कैसे करें? हम बैक्टीरिया फ्री कैसे एनवायरनमेंट क्रिएट करें? हम बैक्टीरिया को किल कैसे करें? हम बैक्टीरिया से इन इन्फेक्शन से और इन बीमारियों के अटैक से कैसे बचें? तो उसके लिए हमने टॉपिक पढ़ना है, दैट इज कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया को कैसे रोका जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए। उसके लिए तीन जो है इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, एक है फिजिकल मेथड, एक है केमिकल मेथड और एक इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन। इम्यूनाइजेशन नेक्स्ट बार बार में डिस्कस करेंगे। फिजिकल मेथड, फिजिकल का मतलब होगा कि फिजिकली का मतलब ये होता है कि मैं अगर जाके किसी को बच्चे को जोरदार चपेट मारूं मुंह पे, तो ये मेरा हाथ था और फिजिकल जाके उसके मुंह पे जो है ना चपेट या थप्पड़ पड़ा है, तो उससे बोलेंगे फिजिकल। ठीक है। केमिकल का मतलब क्या है कि मैंने खुद कुछ नहीं किया, लेकिन कोई केमिकल मैंने रिलीज कर दिया, ऐसा एसिड रिलीज कर दिया, कोई और चीज मैंने रिलीज कर दी और उस केमिकल ने जाके अटैक कर दिया बच्चे के फेस के ऊपर, तो दैट इज केमिकल मेथड। ठीक है। तो केमिकल मेथड का मतलब क्या है कि हम बैक्टीरिया को केमिकली मारेंगे, कोई केमिकल कंपाउंड डाल के जो हार्मफुल ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो डाल के हम बैक्टीरिया को मारेंगे, तो वो केमिकल मेथड है। और अगर हम किसी फिजिकल चीज से बैक्टीरिया को मारते हैं तो दैट इज फिजिकल मेथड। ठीक है। अब फिजिकल मेथड के अंदर भी कुछ चीजें ऐसी लिखी हुई हैं जो कि आपको लग रहा होगा कि यार ये फिजिकल नहीं है, लेकिन असल में वो आपके लिए देखने में फिजिकल नहीं है, आपको नजर नहीं आ रही है, लेकिन असल में वो एक उनका जो क्या कहना चाहिए नेचर है, जो उनकी प्रॉपर्टी है वो फिजिकल वाली है। तो वो चूंकि केमिकल वाली नेचर नहीं रख रहे, फिजिकल वाली नेचर रख रहे हैं, इसलिए हमने उनको फिजिकल मेथड के अंदर कंसिडर किया। बैक्टीरिया को फिजिकली कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से मेथड हैं, यहां पे लिखे हैं। स्टीम से मार दें बैक्टीरिया को, ड्राई हीट से मार दें, हीट। अब हीट है, हीट कोई केमिकल तो नहीं है ना, स्टीम इसमें पानी है, लेकिन ये इस तरह का कोई ऐसा केमिकल नहीं है, पानी डैमेजिंग नहीं है। ठीक है। लेकिन स्टीम फिजिकली जाके बैक्टीरिया को किल कर सकती है। गैस, कौन सी गैस बताता हूं, फिल्ट्रेशन, फिल्टर कर लिया हमने, ऊपर से डाला और नीचे से छान के फिल्टर कर लिया। रेडिएशन, रेडिएशन छुआएं। अब रेडिएशन आर पार्टिकल्स टू, ये पार्टिकल्स, रेडिएशन की रेस जाके टकरा रही हैं, ठा ठा ठा, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स होते हैं, वो तो पार्टिकल्स है ना, तो वो फिजिकल है। ठीक है। केमिकल नहीं है। तो ये आपने याद रखना है कि कौन कौन से फिजिकल है, स्टीम, ड्राई हीट, गैस, फिल्ट्रेशन, रेडिएशन। ये पांच, एक दो तीन चार पांच, पांच मेथड्स जो है ना वो फिजिकल है। इनमें से गैस वाले को छोड़ के बाकी चार मेथड्स को यहाँ बुक वाले ने डिस्क्राइब किया, थोड़ा थोड़ा सा, छोटा छोटा सा, उसको हम बारी बारी पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो एक तो बात हो गई कि स्टीम और ड्राई हीट, ये दोनों में क्या फर्क है। एक है ड्राई हीट, जिस तरीके से चूल्हे पे आग है और चूल्हे पे आग रख के मैं उसके ऊपर बर्तन रख दूं या कोई चीज रख दूं और उस चूल्हे को, उस आग में उस बर्तन को सेकूं, तो यह है ड्राई हीट। ठीक है। या मैं पूरा कमरा गर्म कर दूं, गर्म आग कर दूं और उसके अंदर कोई चीज रख दूं, जिस तरह फर्नेस है, कोई भट्टी में रख दूं, ओवन में रख दूं और उसके अंदर जो है ना मैं कोई चीज को गर्म करूं, तो यह है ड्राई हीट। ठीक है। दूसरा है स्टीम, मॉइस्ट हीट, नमदार हीट। स्टीम क्या, स्टीम यह है कि जब आप कभी हांडी पकड़ी है या कोई खाना पक रहा है, तो उसका देज का जो है ना, उसका जो ढक्कन है, वो आपने ऐसे नहीं उठाना होता, बल्कि उसको अपने से स्लाइड करना होता है, वो भी दूसरी तरफ से, ताकि स्टीम जो है उस तरफ निकल जाए। अगर आप ऐसे उठाएंगे तो सीधा स्टीम आपके मुंह को आएगी या हाथ को आएगी, और अक्सर औरतों में जो खाना पकाती है तो हाथ पूरा यहाँ से सड़ जाता है, जल जाता है, क्योंकि जो स्टीम है वो आके बर्न कॉज कर देती है स्किन के ऊपर। तो स्टीम के अंदर गर्म पानी की निस्बत ज्यादा एनर्जी होती है, क्योंकि स्टीम के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस खत्म हुई हैं और मॉलिक्यूल बड़ी तेजी से वाइब्रेट कर रहे हैं, तो स्टीम के ज्यादा एनर्जी होती है, ज्यादा हीट होती है एज कम्पेयर टू बॉइलिंग वाटर। तो जो स्टीम है दैट इज वेरी खतरनाक, तो हम स्टीम से भी बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं। जब हम स्टीम से किल करेंगे तो दैट इज मॉइस्ट हीट, वो नमदार हीट दी है, ऐसी हीट दी है जो कि गर्म पानी में थी, नमी में थी। ठीक है। उसको कह दिया मॉइस्ट हीट। और अगर वैसे खाली सेक दें, हीट दें, तो उसको बोलेंगे ड्राई हीट। तो मॉइस्ट हीट और ड्राई हीट का डिफरेंस पता चल गया। ठीक है। तो मॉइस्ट हीट दे सकते हैं, ड्राई हीट दे सकते हैं, और फिल्ट्रेशन, फिल्टर कर सकते हैं, जिस तरह वो पोर्सलिन फिल्टर से हमने फिल्टर किया था कि हमने वायरस और बैक्टीरिया के मिक्सचर को ऊपर से पोर्सलिन फिल्टर में से गुजारा, बैक्टीरिया ऊपर रह गए और वायरस नीचे चले गए, तो वो जो फिल्ट्रेट आया वो बैक्टीरिया से फ्री हो गया ना, उसमें कोई बैक्टीरिया नहीं थे, तो इसका मतलब वो जो बैक्टीरिया थे वो फिल्टर हो गए, है ना। तो फिल्ट्रेशन से भी बैक्टीरिया को सेपरेट किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, और रेडिएशन शुआएं डाल के भी किया जा सकता है। किस तरीके से मैं बारी बारी सारे एक्सप्लेन करता हूं। ये जो फिजिकल मेथड से हम बैक्टीरिया को मारेंगे ना, जब चाहे हम ड्राई हीट से मारें, मॉइस्ट हीट से मारें, रेडिएशन से मारें या फिल्टर कर लें, तो सारे के सारे बैक्टीरिया जिस मीडियम में हम खत्म करना चाह रहे हैं, जिस जगह पे हम खत्म करना चाह रहे हैं, सारे के सारे बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे, 100% बैक्टीरिया किल हो जाएंगे, और कोई भी बैक्टीरियल लाइफ फॉर्म, ग्रोथ, कुछ भी नहीं बचेगा। वो जो सब्सटेंस है, वो जो चीज है, वो बैक्टीरिया फ्री हो जाएगी, उसमें कोई गंदगी, कोई बैक्टीरिया कुछ बाकी नहीं रहेगा। अगर तो हम फिजिकल मेथड से इस तरीके से उस इंस्ट्रूमेंट को या चीज को साफ कर लेते हैं और बिल्कुल बैक्टीरिया फ्री कर लेते हैं, बैक्टीरिया से पाक कर लेते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन। ये अक्सर आपने नाम सुना होगा कि जी इंस्ट्रूमेंट्स को स्टेरिलाइज करके यूज करें, स्टेरिलाइजेशन करें, स्टेरिलाइजेशन करें, स्टेरिलाइजेशन करें, नाम आपने बार बार सुना होगा। वो क्या है कि जी आप डेंटल जो है ना वो अपना कोई प्रोसीजर करवाने के लिए गए, रूट कनाल करवाने के लिए गए, या दांत निकलवाने के लिए गए, दांत लगवाने के लिए गए,
तो उनके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं डेंटिस्ट के, वो इंस्ट्रूमेंट अगर वो एक बंदे में इस्तेमाल करते हैं, वो ब्लड निकलता है, और दूसरे बंदे में इस्तेमाल करते हैं, तो इट कैन स्प्रेड द HIV, हेपेटाइटिस और सेवरल अदर ब्लड बॉर्न इन्फेक्शंस, जो कि एक बंदे से दूसरे बंदे में जा सकती हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनकी जो टिप्स हैं जो कि इस्तेमाल होनी है, उनको आपको स्टेरिलाइज करना पड़ेगा। वो आप ऑटोक्लेव होता है, एक मशीन होती है, उसमें ड्राई हीट हम उस इंस्ट्रूमेंट को देते हैं और बैक्टीरिया को मार देते हैं। तो आपको स्टेरिलाइज करना पड़ेगा, यानी इंस्ट्रूमेंट्स को ऐसे आप साफ कर दें कि उनके अंदर कोई बैक्टीरिया, कोई भी ग्रोथ बैक्टीरिया, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद ना रहे, और सारे फ्री हो जाए इंस्ट्रूमेंट्स उन ग्रोथ फॉर्म से। तो उसको बोलेंगे स्टेरिलाइजेशन कर दिया हमने, ठीक है। बैक्टीरिया भी मर जाए, कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ना हो, बैक्टीरिया की कोई रेजिस्टेंट फॉर्म भी ना हो, ना बैक्टीरिया की स्पोर्स हो, ना बैक्टीरिया की सिस्ट हो। ये हम आपने पहले भी स्पोर्स पढ़ा था, एंडोस्पोर, एक्सोस्पोर 10th क्लास में। अभी हम दोबारा देखेंगे बैक्टीरियल स्ट्रक्चर के अंदर कि स्पोर्स और सिस्ट क्या होती हैं। ये इनकी रेजिस्टेंट फॉर्म्स है बैक्टीरिया की, कि जब कंडीशंस अनफेवरेबल होती है ना, तो बैक्टीरिया स्पोर्स बना लेते हैं, और स्पोर्स जो है ना वो फिर ढीट होती हैं, इतनी आसानी से मरती नहीं है। लेकिन हमने जब स्टेरिलाइजेशन करनी है ना, तो स्पोर्स भी मर जाएंगे, सब मर जाएंगे, कोई भी नहीं रहेगा उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। तो ये जो प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन। तो फिजिकल मेथड में ये स्टेरिलाइजेशन की डेफिनेशन यहां पे लिखी हुई है, द प्रोसेस इन विच वी यूज फिजिकल मेथड्स और एजेंट्स, जिसमें ऐसा अमल जिसमें हम फिजिकल मेथड्स को या एजेंट्स को इस्तेमाल करेंगे, क्यों, क्या करने के लिए, टू कंट्रोल बैक्टीरिया, या बैक्टीरिया को किल करने के लिए, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इज नोन एज स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस को बोलेंगे स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस। लेकिन स्टेरिलाइजेशन की डेफिनेशन यहां पे खत्म नहीं हुई। स्टेरिलाइजेशन क्या है? इट इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स। ये सारी लाइफ फॉर्म्स की तबाही है, सारी लाइफ फॉर्म्स को हमने तबाह कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, डिस्ट्रक्ट कर दिया, खत्म कर दिया, कुछ भी नहीं बाकी रहा। कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं रहा, कोई बैक्टीरिया नहीं रहा, कोई स्पोर नहीं रहा, कोई सिस्ट नहीं रहा, कुछ नहीं रहा, कोई लाइफ फॉर्म बाकी नहीं है, कोई जिंदगी बाकी नहीं है इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। हर कोई मर चुका है, और ये इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल साफ और पाक हो चुका है। अब इसको किसी भी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑपरेशन के लिए, सर्जरी के लिए, किसी भी चीज के लिए, ठीक है। तो एक ऐसा अमल जिसमें हम इन फिजिकल एजेंट्स में से किसी भी एजेंट को इस्तेमाल कर लें, स्टीम को इस्तेमाल कर लें, ड्राई हीट को इस्तेमाल कर लें, गैस को कर लें, फिल्ट्रेशन को कर लें, रेडिएशन को कर लें, और सारे के सारे बैक्टीरिया को मार दें, और सारी फॉर्म्स को मार दें, जिंदगी वाली लाइफ फॉर्म्स की। द डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स उस जगह के ऊपर, उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। तो व्हाट इज स्टेरिलाइजेशन? द प्रोसेस इन विच वी यूज फिजिकल मेथड्स और एजेंट्स टू कंट्रोल बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स। सारी लाइफ फॉर्म्स को हमने किल कर दिया। अब देखेंगे ये जो मेथड्स हैं, इनके पीछे इनका फिनोमिना क्या है, किस तरह से किल करते हैं फिजिकल मेथड्स बैक्टीरिया को। ड्राई हीट कैसे किल करती है, मॉइस्ट हीट कैसे किल करती है बैक्टीरिया को। दोनों तरह की हीट से हम बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं, ड्राई हीट से भी किल कर सकते हैं और मॉइस्ट हीट से भी किल कर सकते हैं। लेकिन दोनों के मारने का तरीका बैक्टीरिया को, और जो पीछे फिनोमिना है और जो मैकेनिज्म है जिसके जरिए बैक्टीरिया को किल कर रहा है, हीट किल कर रही है, वो डिफरेंट है। और दोनों का ये मैकेनिज्म आपने याद रखना है, एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट में पूछा जा सकता है, कि दोनों में क्या डिफरेंस है ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट के, कि वो किस तरह से किल करती हैं बैक्टीरिया को, ठीक है। तो ड्राई हीट देखो जरा किस तरीके से किल करेगी। ड्राई हीट का मतलब है खुश्क हीट, यानी जिस तरह से मैंने बताया कि ओवन में रख दिया आपने, जो चूल्हा ओवन है उसमें रख दिया, जो ऑटोक्लेव मैंने बताया, वो एक इस तरह से स्टील का एक इंस्ट्रूमेंट होता है बड़ा सारा, उसके अंदर जो है ना वो टेम्परेचर सेट कर देते हैं हम, और वो काफी 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक या 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर देता है, और वो एक ओवन भट्टी टाइप बना होता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं ऑटोक्लेव। तो वो ये क्या है, ड्राई हीट दे रहे हैं हम। लेकिन अगर हम स्टीम दें और मॉइस्ट हीट दें, तो दैट इज मॉइस्ट हीट। तो दोनों में फर्क क्या है कि ड्राई हीट जो है ना क्या करता है, ये जो भी बैक्टीरिया की इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे, इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होंगी, या एंजाइम्स होंगे, या डिफरेंट केमिकल कंपोनेंट्स होंगे, जो कि मेटाबॉलिज्म के लिए, ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए बैक्टीरिया के जरूरी हैं, उनकी क्या कर देगा, उनकी ऑक्सीडेशन कर देगी। ड्राई हीट क्या करेगी? ड्राई हीट इलेक्ट्रॉन्स निकलवा देगी उन केमिकल कंपोनेंट्स में से, एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑक्सीडेशन। तो ड्राई हीट क्या करेगी? इट कॉजेज द ऑक्सीडेशन ऑफ द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द माइक्रोब्स एंड किल्स देम। ड्राई हीट क्या करेगी? केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जो भी जिन भी केमिकल से बैक्टीरिया मिलकर बना हुआ है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ द बैक्टीरिया और माइक्रोब्स की ऑक्सीडेशन कर देगी। और जब इन केमिकल कंपोनेंट्स की ऑक्सीडेशन होगी, तो वो केमिकल कंपोनेंट्स और जो चीजें हैं सारी वो काम नहीं कर सकेंगी सही से, और जो माइक्रोब है और जो बैक्टीरिया वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो ऑक्सीडेशन कर देती है ड्राई हीट। क्या करती है ड्राई हीट? ऑक्सीडेशन कर देती है। किसकी ऑक्सीडेशन कर देगी? बैक्टीरिया की सारी बॉडी के केमिकल कंपोनेंट्स की ऑक्सीडेशन कर देगी। इट कॉजेज द ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द माइक्रोब्स एंड किल्स देम, ठीक है। मॉइस्ट हीट क्या करेगी? मॉइस्ट हीट केमिकल कंपोनेंट्स की ऑक्सीडेशन नहीं करेगी, बल्कि मॉइस्ट हीट क्या करेगी? डीनेचरेशन ऑफ द प्रोटीन्स कर देगी, प्रोटीन्स को डीनेचर कर देगी, और कोआगुलेशन ऑफ द प्रोटीन्स कर देगी। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि एंजाइम्स को काम करने के लिए एक स्पेसिफिक टेंपरेचर चाहिए, दैट इज कहते हैं ऑप्टिमम टेंपरेचर। अगर हम ऑप्टिमम टेंपरेचर से काम बढ़ाएंगे एंजाइम का टेंपरेचर, तो क्या होगा कि उसकी वाइब्रेशन इतनी ज्यादा हो जाएंगी कि उनका ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ही एंजाइम का खराब हो जाएगा। इसी तरीके से प्रोटीन्स का भी ग्लोबुलर स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, उसको बोलते हैं डीनेचरेशन।
और जब प्रोटीन्स का डीनेचुरेशन होगी, उनका ग्लोबुलस खराब होगा, तो वो इस तरह से फुटकड़ियां बन के प्रोटीन्स आपस में आके जुड़ जाएंगी और एकदम एक दूसरे के साथ कॉइल कर जाएगी और उनका स्ट्रक्चर फारग हो जाएगा, उनका फंक्शन भी फारग हो जाएगा, बिल्कुल काम नहीं कर सकेंगी। इसको बोलेंगे कोआगुलेशन ऑफ प्रोटीन। कोआगुलेशन का मतलब होता है जम जाना, ठीक है, इसको बोलते हैं कोआगुलेशन ऑफ प्रोटीन। जिस तरीके से आपने वो एग देखा है, अंडा देखा है मुर्गी का, आप उसको प्याली में निकालते हैं और प्याली में जब हम निकालते हैं तो ट्रांसपेरेंट एग व्हाइट होती है और सेंटर में येलो कलर की एग योग होती है। जिस हम उसको तवे पे डालते हैं ऑयल के अंदर, गर्म ऑयल के अंदर, तो साथ ही क्या होता है, वो जो ट्रांसपेरेंट होती है वो साथ ही व्हाइट हो जाती है, अंडे की सफेदी। वो जो व्हाइट हुई है, ये जो उसकी ट्रांसपेरेंट प्रोटीन थी, ये कोआगुलेट हो गई है, जम गई है, और जमने के बाद ये अंडे की व्हाइट में सफेदी में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो जो मॉइस्ट हीट है वो क्या करती है, कोआगुलेशन ऑफ प्रोटीन्स करती है, ठीक है। और जो ड्राई हीट है वो क्या कराती है, ऑक्सीडेशन ऑफ द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कराती है। और जो मॉइस्ट हीट है वो क्या कराती है, कोआगुलेशन ऑफ प्रोटीन्स कराती है। इन दो तरीकों से हम बैक्टीरिया को मार सकते हैं, हीट के जरिए। ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट, फर्क क्या है, ड्राई हीट ऑक्सीडेशन कराएगी और मॉइस्ट हीट कोआगुलेशन कराएगी प्रोटीन्स की, ठीक है। तीसरा, फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन किन चीजों की करेंगे, फिल्ट्रेशन उन चीजों की करेंगे, जैसा देखो ना, एक कोई लिक्विड मीडियम है, कोई लिक्विड मीडियम, लिक्विड सोल्यूशन है हमारे पास, कोई वैक्सीन है या एंटीबायोटिक का सोल्यूशन है या सीरम है। सीरम क्या होता है, ब्लड में से ब्लड सेल्स निकाल दे तो पीछे बचा प्लाज्मा, प्लाज्मा में से ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स निकाल दे फाइब्रिनोजन, तो पीछे बचा सीरम, ठीक है। अगर सीरम ज्यादा सारे होंगे तो उनको बोलेंगे सीरा, और बहुत ज्यादा होंगे तो उनको बोलेंगे सीराज। बुक वाले ने एग्जांपल लिखी सीराज, SERAS, ठीक है, सीराज। सीराज का मतलब ये है कि ये सीरम की प्लूरल है, ज्यादा सारे हमारे पास सोल्यूशन लिक्विड मीडियम है। अब उसको मैं कैसे गर्म करूं भाई, जो सोल्यूशन है लिक्विड है उसको मैं कैसे गर्म करूं, उसे मैं ड्राई हीट दूंगा वो उड़ जाएगा, उसे मॉइस्ट हीट दूंगा फिर भी उड़ जाएगा, ठीक है, वो तो खराब हो जाएगा सारा सोल्यूशन। तो जो लिक्विड चीजें हैं उनको हम हीट से, ड्राई हीट से, मॉइस्ट हीट से नहीं किल कर सकते उसमें बैक्टीरिया को, उसमें क्या करना पड़ेगा, उसमें फिल्टर करना पड़ेगा। तो हम उस सोल्यूशन को एक फिल्टर में से गुजारेंगे, और अक्सर जो ये फिल्टर होता है ना हमारे पास, ये सेमी परमियल मेम्ब्रेन के फिल्टर्स होते हैं। ये एक मेम्ब्रेन फिल्टर्स होते हैं जिसमें हमने सेल मेम्ब्रेन्स, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की सेल मेम्ब्रेन लगाई होती है उस फिल्टर के अंदर। तो जब उसमें से गुजारते हैं तो उस सेमी परमियल मेम्ब्रेन के अंदर से बैक्टीरिया पास आउट नहीं हो सकते, बैक्टीरिया ऊपर आ जाते हैं और जो फिल्ट्रेट है वो नीचे आ जाता है और वो बिल्कुल साफ होता है बैक्टीरिया से, वो फ्री ऑफ बैक्टीरिया होता है। तो बैक्टीरिया सारे ऊपर आ गए, फिल्टर हो गए, बैक्टीरिया आपने निकाल दिए, कंट्रोल कर लिया। तो जो लिक्विड चीजें हैं उसमें आपने याद रखना है कि जो लिक्विड चीजें लाइक वैक्सीन का सोल्यूशन है, एंटीबायोटिक का सोल्यूशन है, या आपके पास सीराज है या ब्लड है या कोई भी और चीज है जो लिक्विड फॉर्म में है, जिसको आप हीट नहीं कर सकते, उसको आप क्या करोगे, उसको फिल्टर करोगे, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन किस में करेंगे, हीट सेंसिटिव कंपाउंड्स की, ऐसे कंपाउंड्स की फिल्ट्रेशन करेंगे और ऐसे सॉल्यूशंस की फिल्ट्रेशन करेंगे जो लिक्विड फॉर्म में होंगे, जो कि हीट सेंसिटिव है। अगर हमने उनको हीट दी तो वो खराब हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तो हम हीट सेंसिटिव कंपाउंड्स की फिल्ट्रेशन करेंगे, लाइक एंटीबायोटिक्स हो, अगर सीराज हो, हार्मोन्स हो, जिस तरह इंसुलिन है, हमने बैक्टीरिया से बनवा ली है बायोटेक्नोलॉजी में, उस इंसुलिन को अब हमने आइसोलेट करना है, तो बैक्टीरिया और इंसुलिन को अलग करना है, तो कैसे करेंगे, फिल्टर करके, ठीक है। आर स्टेरिलाइज्ड बाय, इनको किस तरह करेंगे, बाय द यूज ऑफ मेम्ब्रेन फिल्टर्स। मेम्ब्रेन के फिल्टर्स मैंने आपको बताया, सेमी परमेनेंट मेम्ब्रेन हमारे पास होती है, उसके ऊपर से हम गुजारते हैं, इस तरह सेल मेम्ब्रेन होती है, इनको बोलते हैं मेम्ब्रेन फिल्टर्स। ऐसे फिल्टर्स जिनमें हम मेम्ब्रेन इस्तेमाल करें, वैसे तो फिल्टर पेपर यूज करते हैं ना, जो फिल्ट्रेशन करते हैं फिल्टर पेपर इस्तेमाल करते हैं, या फिर कोई ना कोई फिल्टर होता है, इस तरह पोर्सलिन का बना हुआ फिल्टर होता है। यहाँ पर जो फिल्टर होगा उसमें जो होगा फिल्टर पेपर की जगह, वो क्या होगी, मेम्ब्रेन होगी, तो इसलिए इन फिल्टर्स का नाम रख दिया मेम्ब्रेन फिल्टर्स। तो फिल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपने हीट सेंसिटिव कंपाउंड्स को फिल्टर करना है, लाइक एंटीबायोटिक्स, सीरा, हार्मोन्स, और जो ये स्टेरिलाइज हो रहे हैं ये किससे हो रहे होंगे, बाय द यूज ऑफ मेम्ब्रेन फिल्टर्स, मेम्ब्रेन फिल्टर्स के यूज से हो रहे होंगे। आखिरी हमारा रह गया रेडिएशन, रेडिएशन है रेडिएशंस, रेस, ठीक है। हाई एनर्जी रेडिएशंस, हाई एनर्जी रेडिएशंस कौन सी होती हैं, लाइक यूवी रेडिएशंस एंड गामा रेडिएशंस। अब जितनी ज्यादा किसी भी रेडिएशन की वेवलेंथ ज्यादा होगी, उतनी एनर्जी कम होगी। वेवलेंथ एंड एनर्जी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लेंगे फिर आगे। वेवलेंथ जितनी कम होगी उतनी एनर्जी ज्यादा होगी वेव की, वेवलेंथ जितनी कम होगी उतनी रेडिएशन की एनर्जी क्या होगी, रेस की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा, ठीक है। अब बैक्टीरिया को हमने मारना है, किल करना है, तो हम क्या चाहते हैं, एनर्जी कम हो या ज्यादा हो, हम चाहते हैं एनर्जी ज्यादा हो। तो अगर एनर्जी ज्यादा चाहते हैं तो वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, कम के ज्यादा, एनर्जी ज्यादा तो वेवलेंथ कम। तो कम जो वेवलेंथ वाली रेडिएशंस हैं, लाइक कौन सी रेडिएशंस, जो कि 300 नैनोमीटर से जिनकी वेवलेंथ कम हो, ठीक है। 320 पे 360 पे जाके ऑलमोस्ट विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम शुरू हो जाता है। हमने चैप्टर में 11 बायोजेनेटिक्स में डिस्कस किया था कि 320 से लेके 640 तक विजिबल स्पेक्ट्रम चल रहा था हमारा। तो 300 नैनोमीटर से नीचे, यानी विजिबल से नीचे जो हम जाएंगे तो गैमा रेडिएशंस का जो है ना वो स्पेक्ट्रम आएगा, और ये हमें नजर नहीं आती। तो जितना नैनोमीटर कम करते जाएंगे उतनी एनर्जी क्या होती जाएगी, ज्यादा। जब हम जितनी वेवलेंथ कम करते जाएंगे, नैनोमीटर क्या है, वेवलेंथ, जब वेवलेंथ जितनी कम करते जाएंगे उतनी एनर्जी क्या होती जाएगी, ज्यादा। तो हमें कौन सी रेडिएशन चाहिए बैक्टीरिया को किल करने के लिए, ऐसी रेडिएशन चाहिए जिनकी नैनोमीटर बिलो 300 नैनोमीटर हो, उनकी वेवलेंथ 300 नैनोमीटर से कम हो, ताकि उनकी एनर्जी क्या हो, ज्यादा। और मोस्ट कॉमनली जो हम रेडिएशन में रेज इस्तेमाल करते हैं वो कौन सी है, गैमा रेज,
ठीक है, यूवी रेडिएशंस भी इस्तेमाल करते हैं, अल्ट्रावायलेट भी इस्तेमाल करते हैं, ये मोस्टली लेकिन बुक में लिखा है गैमा रेज़ इस्तेमाल करते हैं। हमने क्या किया होता है, हमने ना जिस तरह से ऑपरेशन थिएटर्स होते हैं ना, जिसमें बड़े-बड़े टेबल्स लगे होते हैं और सर्जरीज़ हो रही होती हैं, पेशेंट है उसका पूरा पेट खोल के उसको लिटाया हुआ है, तो एयर से, एटमॉस्फेयर से बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं जो कि उसके अंदर जा सकते हैं, उसको इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि वीक में 2 दफा या 3 दफा उस पूरी एयर को ऑपरेशन थिएटर की स्टेरिलाइज करते हैं बाय यूवी रेडिएशन या गैमा रेडिएशन। वो इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं और उसको ऑन करते हैं और काफी देर तक उसको ऑन रहने देते हैं, तो वो उसमें कोई नहीं जाता तब तक लैब के अंदर या उस ऑपरेशन थिएटर के अंदर, और वो सारी एयर जो है ना वो स्टेरिलाइज हो जाती है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम रेडिएशन के जरिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सकते हैं। तो क्या क्या हो गया, ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बिलो 3 नैनोमीटर एंड फिल्ट्रेशन, ये 4 मेथड्स हैं। 5वां लिखा हुआ गैस, गैस को जो है ना वो केमिकल मेथड में इंक्लूड होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे लिख दिया गैस, मतलब ये कि जिस तरह क्लोरीन गैस है, क्लोरीनेशन करते हैं हम पानी की, पानी में क्लोरीन गैस शामिल करते हैं, तो क्लोरीन के शामिल होने की वजह से क्लोरीन चूंकि फ्री रेडिकल्स बनाती है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, बैक्टीरिया को तोड़ देती है, उनके सेल वॉल्स को तोड़ देती है, तो क्लोरीन भी जो है ना वो स्टेरिलाइजेशन में इस्तेमाल की जा सकती है, बैक्टीरिया को मारने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। तो ये गैस है जो कि इस्तेमाल हो रही है, लेकिन इसको केमिकल मेथड में इंक्लूड होना चाहिए था, लेकिन चूंकि बुक वाले लिख दिया है। अक्सर कभी ऐसा होता है पानी आप वुजू करें ना, तो पानी का टेस्ट आपको बड़ा कड़वा कड़वा सा और एक अजीब सा फील होता है मुंह के अंदर, वो जो टेस्ट फील हो रहा है अजीब सा, उसमें क्लोरीन है पानी में। तो पीछे जो ट्यूबवेल्स है जहां से पानी आ रहा है उसमें वो क्लोरीन डाल देते हैं, असल में ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं, उससे क्लोरीन बन जाता है और फिर क्लोरीन जो है ना वो पानी को, हमारे जो है ना बैक्टीरिया को मार देता है। ठीक है, तो ये भी एक मेथड है गैस वाला, लेकिन 4 को आपने एक्सप्लेन करना है फिजिकल मेथड्स में, स्टीम, ड्राई हीट, फिल्ट्रेशन, रेडिएशन, ये पूरा लॉन्ग में भी आ जाता है। इसमें से ये भी आ जाता है कि जिस स्टेरिलाइजेशन को डिफाइन करते हैं, ये भी आ जाता है कि ड्राई हीट और मॉइस्चर के मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करते हैं। ये एमसीक्यू आया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कौन से नैनोमीटर से कितने से कम होनी चाहिए और वो कौन सी वाली है, गैमा रेस। क्यों करेंगे फिल्ट्रेशन, क्यों करेंगे, तब जब हीट सेंसिटिव कंपाउंड्स होंगे तब करेंगे फिल्ट्रेशन, और जो लिक्विड कंपोनेंट्स होंगे उनको करेंगे, और कौन से फिल्टर इस्तेमाल करेंगे, मेम्ब्रेन फिल्टर इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारा जो है ना वो हो गया फिजिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स में अब केमिकल एजेंट्स को इस्तेमाल करेंगे बैक्टीरिया को मारने के लिए। ठीक है, अब वो जो बैक्टीरिया को मारने के लिए हम केमिकल एजेंट्स इस्तेमाल करते हैं, उनके 3 ग्रुप्स हैं, 3 क्लासेस हमने डिवाइड की हुई हैं केमिकल एजेंट्स की। कौन कौन सी हैं, एक है एंटीसेप्टिक्स, एक है डिसइंफेक्टेंट्स और एक है कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स। ठीक है, तीनों के नाम याद कर लें पहले। एक है एंटीसेप्टिक्स, एक है डिसइंफेक्टेंट्स और एक है कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स। एंटीसेप्टिक, ठीक है, ये तो नाम आपने पहले भी सुना होगा कि यार वो चोट लग गई, जख्म हो गया है, तो वहां पे जो है ना वो लगा लो, पायोडीन लगा लो या डिटॉल से साफ कर लो, ये एंटीसेप्टिक होता है। ठीक है, और डिसइंफेक्टेंट, तो अब इन दोनों में क्या फर्क है, इन दोनों में फर्क को देखो, फिर तीसरे का बताता हूँ कीमोथेराप्यूटिक एजेंट का। देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमने किल करना है, कहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना है, 2 मेन जगहें ऐसी हैं जहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना चाहते हैं। एक, हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना चाहते हैं नॉन लिविंग सर्फेसेस के ऊपर, जमीन पे, बेड पे, वॉशरूम में, किसी भी सरफेस के ऊपर, इंस्ट्रूमेंट्स के सरफेस के ऊपर, या लैब की जो हमने स्लैब लगाई हुई है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं उसको, तो इन चीजों को हम करना चाहते हैं बैक्टीरिया फ्री। तो अगर हम केमिकल एजेंट्स को इस्तेमाल करें और बैक्टीरिया को इन नॉन लिविंग सर्फेसेस के ऊपर से किल कर दें, ठीक है, तो वो केमिकल सब्सटेंस जो आपने यूज किया है इन बैक्टीरिया को किल करने के लिए, उनको, उस केमिकल का सब्सटेंस को बोलेंगे डिसइंफेक्टेंट। क्या बोलेंगे, डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट। और ये जो आपने किया, ये क्या किया, डिसइंफेक्शन। ये आपने क्या किया, डिसइंफेक्शन किया, किसके ऊपर, नॉन लिविंग सरफेस के ऊपर, लिविंग ऑर्गन्स की बॉडी की सरफेस के ऊपर नहीं, नॉन लिविंग सरफेस के ऊपर। मतलब ये कि वो काम वाली आई सफाई करने के लिए, तो वो जरा पोछा लगा रही थी, तो आपने उसे कहा कि ऐसा करो, बाल्टी के पानी में ना थोड़ा डिटॉल भी डाल लो, क्योंकि बच्चों ने नीचे जमीन पे खेलना होता है तो चीजें गिर जाती हैं, फिर उठा के मुंह में डालते हैं तो बीमार हो जाएंगे। तो आप ऐसा करो कि फर्स्ट में ना आप ये डाल के ना, डिटॉल डाल के इसको धो दो। ठीक है, अब आपने डिटॉल से, जो कि एक वो था, एजेंट था, उससे आपने क्या किया कि सॉइल, उसके ऊपर, फर्श के ऊपर मौजूद बैक्टीरिया को किल करने की कोशिश की, और आपने किल कर दिया। मोस्टली हो गए होंगे, कुछ बच भी गए होंगे। ठीक है, तो इसको हमने बोला डिसइंफेक्शन। और ये जो केमिकल एजेंट है जिसको हमने इस्तेमाल किया, लाइक डिटॉल, दिस इज डिसइंफेक्टेंट। ठीक हो गया। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के ऊपर, सरफेस के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए इस्तेमाल होगा ना एजेंट, दैट विल बी एंटीसेप्टिक। वो क्या होगा, एंटीसेप्टिक। समझ में आ गई बात। जिस तरह आप अब डिटॉल को लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर भी साफ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, और आप स्पिरिट अक्सर इस्तेमाल करते हैं। स्पिरिट मिलता है बाजार से, स्पिरिट जो कि असल में मिथाइल अल्कोहल प्लस इथाइल अल्कोहल होता है, दोनों मिक्स हुए होते हैं। ठीक है, तो आप स्पिरिट इस्तेमाल कर लेते हैं, पायोडीन इस्तेमाल कर लेते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में इस्तेमाल करने के लिए। तो ये हैं एंटीसेप्टिक्स। ठीक है, तो ऐसे एजेंट्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में माइक्रो इस्तेमाल करने, मारने के लिए इस्तेमाल, उनको बोलते हैं एंटीसेप्टिक। अब अल्कोहल को फर्श धोने के लिए तो इस्तेमाल ही ना करोगे, पायोडीन को फर्श धोने के लिए इस्तेमाल तो ना करोगे, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में माइक्रो किल करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो ना, तो उसको बोलेंगे एंटीसेप्टिक।
ठीक है। और डिटॉल है, उसे फर्श भी धो रहे हो और लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर भी आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो डिसइंफेक्टेंट भी है और एंटीसेप्टिक भी है। और बहुत सारे डिसइंफेक्टेंट्स ऐसे हैं जो कि आप लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी की सरफेस के ऊपर नहीं इस्तेमाल कर सकते। अगर आप इस्तेमाल करोगे तो हमारी बॉडी की स्किन सड़ जाएगी, जल जाएगी। उसको बोलेंगे कि यार ये जो है ना सिर्फ डिसइंफेक्टेंट है, एंटीसेप्टिक नहीं है। जिस तरह अक्सर वो जो मिलता है हार्पिक मिलता है या वो तेजाब मिलता है जो कि फ्लश और वॉशरूम के अंदर डाल देती हैं आपकी काम वाली, और फिर वो उससे धोते हैं फर्श को धोते हैं, बैक्टीरिया को मारने किल करने की कोशिश करते हैं, तो उसको अपनी स्किन पे डाल सकते हो? नहीं डाल सकते। तो वो डिसइंफेक्टेंट है लेकिन एंटीसेप्टिक नहीं है। तो सिंपल सा डिफरेंस याद रखना है। डिसइंफेक्टेड दे किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन द बॉडी ऑन द नॉन लिविंग सर्फेसिस। नॉन लिविंग टिश्यू के ऊपर, नॉन लिविंग सर्फेस के ऊपर अगर बैक्टीरिया को किल करना है तो जो हम केमिकल एजेंट्स यूज करेंगे उनको बोलते हैं डिसइंफेक्टेंट्स। और अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सर्फेस के ऊपर इस ऑर्गेनिजम्स को किल करना है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, तो फिर इस तरह के एजेंट्स को बोलेंगे एंटीसेप्टिक्स। समझ में आ गई बात? यहां से देखें क्या लिखा है मैंने, एंटीसेप्टिक्स। एंटीसेप्टिक्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस, ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं यूज्ड ऑन लिविंग टिश्यूज, जिनको हम लिविंग टिश्यूज के ऊपर डाल के इस्तेमाल करेंगे, दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक देंगे, या उनकी ग्रोथ को रोक देंगे या उनको किल कर देंगे। दोनों तरीके हो सकते हैं। लेकिन जब हमने एंटीसेप्टिक से हाथ धो लिए या एंटीसेप्टिक से जख्म को साफ कर दिया, तो 100% लाइफ फॉर्म किल नहीं होगी वहां से, 100% बैक्टीरिया खत्म नहीं हो गए होंगे मेजॉरिटी 99% 95% खत्म हो गए होंगे बैक्टीरिया, लेकिन 100% खत्म नहीं होंगे। इसलिए ये स्टेरिलाइजेशन नहीं है, इसलिए हम इंसान के हाथ को स्टेरिलाइज नहीं कर सकते। अब अगर वो कहेगा सर ये हाथ स्टेरिलाइज कर दें, हाथ स्टेरिलाइज नहीं होगा। ठीक है, हाथ डिसइंफेक्ट हो सकता है, हाथ एंटीसेप्टिक हो सकता है, लेकिन हाथ स्टेरिलाइज नहीं हो सकता। स्टेरिलाइज का मतलब था डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल लाइफ, हम सबको उड़ा दिया। तो स्टेरिलाइजेशन है ये सिर्फ नॉन लिविंग चीजों की हो सकती है, लिविंग चीजों की स्टेरिलाइजेशन नहीं हो सकती। ठीक है, तो नॉन लिविंग चीजों की स्टेरिलाइजेशन होती है। लिविंग चीजों की क्या करेंगे आप, एंटीसेप्टिक से आप उसको धोएंगे, इस्तेमाल करेंगे। ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस दैट आर यूज्ड ऑन लिविंग टिश्यूज दैट इनहिबिट द ग्रोथ, इनहिबिट रोक देंगे ग्रोथ को, बैक्टीरिया की मल्टीप्लिकेशन को हमने पढ़ा, लैग फेज, लॉग फेज, बाइंडिफिकेशन को रोक देंगे बैक्टीरिया की। इस तरह के केमिकल एजेंट्स को बोलेंगे एंटीसेप्टिक। एग्जांपल लिख लें, डिटॉल, अल्कोहल, पायोडीन लिख लें। डिटॉल लिख लें, अल्कोहल की जगह लिख लें स्पिरिट, मिथाइलेटेड स्पिरिट, और पायोडीन। ठीक है, ये 3 एग्जांपल्स आप लिख लें एंटीसेप्टिक के अंदर। अब आ जाए डिसइंफेक्टेंट्स में। डिसइंफेक्टेंट्स कौन से ऐसे एजेंट्स हैं? डिसइंफेक्टेंट्स ऐसे केमिकल कंपाउंड्स हैं जो कि वेरी स्ट्रॉन्ग या तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होंगे या फिर रिड्यूसिंग एजेंट्स होंगे। कि दोनों एजेंट्स क्या करेंगे, वो बैक्टीरिया की और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की या तो ऑक्सीडेशन कर देंगे या रिडक्शन कर देंगे। दोनों ही सूरतों में या ऑक्सीडेशन कर देंगे या रिडक्शन कर देंगे। दोनों ही सूरतों में क्या होगा कि वो उसके केमिकल कंपाउंड्स और एंजाइम्स और बॉडी का मेटाबॉलिज्म रुक जाएगा, नहीं काम कर सकेगा, जिसकी वजह से बैक्टीरिया तो मर जाएंगे या फिर उनकी ग्रोथ इनहिबिट हो जाएगी। ठीक है, तो डिसइंफेक्टेंट्स आर द ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस की डेफिनेशन बुक में नहीं ऐसे लिखी हुई, यही आपने लिखनी है। एंटीसेप्टिक्स आर द केमिकल, डिसइंफेक्टेंट्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस दैट आर यूज्ड ऑन नॉन लिविंग टिश्यूज, that are used on non-living tissues that inhibit or kill the that inhibit the growth of the microbes or kill them। ठीक है, तो ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जिनको नॉन लिविंग टिश्यूज के ऊपर इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देंगे या फिर उनको मार देंगे, तो ऐसे केमिकल एजेंट्स को बोलेंगे डिसइंफेक्टेंट्स। और दे कैन बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और दे कैन बी रिड्यूसिंग एजेंट्स। और साथ आपने एग्जांपल्स लिख देनी है, काफी सारी एग्जांपल्स लिखी है बुक में, सारी लिखनी है, कोई एक भी नहीं भूलनी। कौन सी एग्जांपल्स है? हैलोजेंस, फिनोल, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, KMnO4 पोटाशियम परमैंगनेट, पोटाशियम परमैंगनेट, अल्कोहल जो किस तरह स्पिरिट है, इथाइल मिथाइल दोनों अल्कोहल, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड HCOOH, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, तो ये कुछ केमिकल कंपाउंड्स के नाम आपने याद रखने हैं। ये जो है हैलोजेंस, जिसमें हैलोजेंस क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन। तो देखो आयोडीन को आप आयोडीन में इस्तेमाल कर रहे हो, क्लोरीन मैंने भी बताया पानी में डालते हैं। इस तरीके से जो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, ये जो है अपने हैलोजेंस। ठीक है, इस तरह फिनोल है, बेंजीन के ऊपर अगर OH लगा हो तो वो फिनोल बन जाता है। H2O2 ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, H2O2 H2O में कन्वर्ट होता है और O एक फ्री रेडिकल बना देता है, वो फ्री रेडिकल किल करता है। KMnO4 दिस इज पोटाशियम परमैंगनेट, इसकी स्पेलिंग देख लेना बुक से, परमैंगनेट, PERMANGANATE, परमैंगनेट। ठीक है, पोटाशियम परमैंगनेट, इसको प्यार से कहते हैं पिंकी। ये ना पर्पलिश पिंकिश कलर की इसकी क्रिस्टल्स होती हैं, उसको पानी में डालते हैं तो वो बन जाता है पिंक कलर का ना, एक सोल्यूशन से बन जाता है। तो उससे फिर हम क्या करते हैं, उससे फिर हम जो है ना वो सरफेसेस को साफ कर लेते हैं और डिफरेंट सरफेसेस को डिटॉल से धोते हैं, उस तरीके से सरफेस को धो लेते हैं और डिसइंफेक्टेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, और अल्कोहल, मिथाइलेटेड अल्कोहल स्पिरिट, ठीक है, ये भी। और फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड क्या है? एल्डिहाइड है, और ये इसका फॉर्मूला HCOOH। ठीक है, तो ये भी यूज हो सकता है एज अ डिसइंफेक्टेंट। अब जो लास्ट हमारा ग्रुप है तीसरा, दैट इज कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स। ये क्या है जी? नाम तो बड़ा मुश्किल लग रहा है। ये है कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स। कीमो मतलब केमिकल्स, थेराप्यूटिक, थेराप्यूटिक मींस ऐसी चीज जो कि ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल हो रही है।
किसी भी बीमारी के लिए किसी भी बीमारी के लिए इलाज के लिए जो चीज इस्तेमाल होती है उसको बोलते हैं थेराप्यूटिक। जो चीज भी इलाज के लिए इस्तेमाल होती है उसको बोलते हैं थेराप्यूटिक। कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स, ऐसे एजेंट्स जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर इलाज के लिए इस्तेमाल किए जाएं, उनको बोलते हैं कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स। ठीक है, एंटीसेप्टिक से हमने मारा लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर, डिसइंफेक्टेंट से मारा हमने नॉन लिविंग टिश्यूज की बॉडी के ऊपर। तो अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिविंग बॉडी के ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर चले गए, अब कैसे मारें? एंटीसेप्टिक उसे पी ले, डिटॉल पी ले, अंदर मर जाएंगे जाके पुट रही है। अब कैसे मारें? अब उसको दें एंटीबायोटिक्स। अब उसे क्या देंगे? एंटीबायोटिक्स खिलाएंगे। वो जो एंटीबायोटिक्स हैं उन्हीं का ही नाम क्या रख दिया जरा आपको डराने के लिए, कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स। क्या नाम रख दिया? कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स, यानी ऐसे केमिकल कंपाउंड्स हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म्स की बॉडी के अंदर जाएंगे और फिर इस्तेमाल होंगे और लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को मारने में इस्तेमाल होंगे। ठीक है, ये क्या करेंगे? ये लिविंग ऑर्गेनिज्म्स की बॉडी के अंदर जाएंगे, या तो ये केमिकल कंपाउंड्स बैक्टीरिया को खुद ही से मार देंगे, या फिर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म्स की माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की बॉडी की माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की ग्रोथ को रोक देंगे। वो कैसे? उनके राइबोसोम्स के ऊपर जाके अटैक करेंगे और उनसे प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देंगे। जब उनकी प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगी तो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस ही नहीं कर सकेंगे। जब प्रोटीन सिंथेसिस रुक गई है तो उनकी ग्रोथ रुक जाएगी। जब ग्रोथ रुक जाएगी तो हमारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो तो है ही, कुव्वत मुदाफियत तो है ही, डिफेंस मैकेनिज्म तो है ही, तो वो उसके ऊपर हावी हो जाएगा, बैक्टीरिया के ऊपर को किल कर लेगा, फेगोसाइटोस कर लेगा, मार देगा बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये जो एजेंट्स हैं ये क्या करेंगे? ये लिविंग ऑर्गेनिज्म्स की बॉडी के अंदर इन द लिविंग टिश्यूज इस्तेमाल की जाएंगे, और ये क्या करेंगे? ये करेंगे कि ये जाके यहाँ तो बैक्टीरिया खुद मार देंगे, या फिर ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देंगे। बैक्टीरिया ग्रोथ को कैसे रोकेंगे? ये बैक्टीरिया के अंदर जाके उसके राइबोसोम से प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देंगे, जिसकी वजह से बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सकेगा, बाइंडिफिकेशन नहीं कर सकेगा, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकेगा। जितने हैं बैक्टीरिया उतने ही रहेंगे, हमारी इम्यूनिटी उसके ऊपर हावी हो जाएगी, उनको खा जाएगी। हमारी इम्यूनिटी हावी क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि बैक्टीरिया भी ग्रो करी जा रहा है, बैक्टीरिया भी ग्रो कर रहा है, हमारी इम्यूनिटी भी हारी है, वो दोनों की जंग बड़ी लंबी चल जाती है। लेकिन अगर हम एंटीबायोटिक देके बैक्टीरिया के हाथ बांध दें और उनकी रिप्रोडक्शन को रोक दें और बैक्टीरिया को ग्रोथ ना करने दें, तो हमारी इम्यूनिटी आसानी से नहीं हावी हो जाएगी उसके ऊपर और आसानी से किल नहीं कर देगी। तो ये जो एजेंट्स हैं इनको हम कहते हैं कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स। हमने यहाँ पे क्या लिखा है? कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स और एंटीबायोटिक्स। अच्छा, एंटीबायोटिक्स को ही कहते हैं, ले तो पहले नहीं ढोला पाया सी। एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं? दे वर्क विद, किसके साथ मिलकर काम करते हैं? नेचुरल डिफेंस सिस्टम के साथ मिलकर काम करते हैं। हमारे बॉडी का नेचुरल डिफेंस सिस्टम क्या कहलाता है? इम्यून सिस्टम। कौन बनाता है? डब्ल्यूबीसीज। ठीक है, डब्ल्यूबीसीज का इम्यून सिस्टम के साथ मिलकर काम करते हैं एंड स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया ग्रोथ को रोक देते हैं। कैसे? राइबोसोम से प्रोटीन को रोक के, और या फिर क्या करेंगे? किल द माइक्रोब्स, यहां पर माइक्रोब को मार देंगे, बैक्टीरिया को मार देंगे। कहां पे? इन द लिविंग टिश्यूज। ये था ऑन लिविंग टिश्यूज एंटीसेप्टिक, ये था ऑन नॉन लिविंग टिश्यूज, ये है इन लिविंग टिश्यूज। ठीक है, अब बाद में आपने इनकी जगह ऑन लिख देना और ऑन की जगह लिख देना, फिर आपने कहना सर क्या आ गया सर, इनकी जगह ऑन लिखा ना, आप इतनी सी बात से नंबर काट लेते हैं। और भाई इन लिखना है, इन अंदर जाके एंटीबायोटिक्स काम कर रही, ठीक है, और एंटीसेप्टिक अंदर जाके काम नहीं कर रही। अगर आपने वहां पे ऑन की जगह इन कर दिया तो इसका मतलब ये है कि आपने डिटॉल पी ली है, सही है ना? तो इसका मतलब ये हो गया कि कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स और एंटीबायोटिक ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि हमारी बॉडी के नेचुरल डिफेंस सिस्टम के साथ, इम्यून सिस्टम काम करेंगे और बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देंगे यहाँ तो, और या फिर माइक्रोब्स को किल कर देंगे। कहां पे? इन द लिविंग टिश्यूज। बात डन हो गई है। अब इसी की वजह से इन एंटीबायोटिक्स की और इन कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स की दो क्लासेस में दो ग्रुप्स बना दिए हमने। वो साथ येलो बॉक्स पे लिखा हुआ है, ये बात हमने 10th क्लास में पढ़ी थी। एक एंटीबायोटिक्स थी जिनको हम कहते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स, और एक है ऐसी जिनको हम कहते हैं बैक्टीरियोसिडल एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो यहां पर भी ये दो ग्रुप्स की टाइप्स लिखी है, उनको बोला हुआ है माइक्रोबिस्टैटिक एंटीबायोटिक्स और माइक्रोबिसिडल एंटीबायोटिक्स। ठीक है, माइक्रोबिसिडल, सिडल मतलब होता है टू किल, साइड मींस टू किल, सुसाइड अपने आप को मार देना, होमिसाइड दूसरे को मार देना, ठीक है, जीनोसाइड सबको मार देना। साइड मींस टू किल, मींस के वो क्या कर रही है कि वो बैक्टीरिया को किल कर रही है। ये जो बैक्टीरियोसिडल एंटीबायोटिक्स हैं ये क्या करती हैं? इस तरह सेफेलोस्पोरिन्स हैं, एक ग्रुप एग्जांपल याद रख लें, सेफेलोस्पोरिन्स हैं, ये क्या करती हैं? सेफेलोस्पोरिन्स ये जाके बैक्टीरिया की सेल वॉल के ऊपर अटैक करती हैं और बैक्टीरिया की सेल वॉल को तोड़ देती हैं। और ये बात याद रखनी है आपने कि जब भी बैक्टीरिया की सेल वॉल टूटेगी बैक्टीरिया फारग, ठीक है, तो ये बैक्टीरिया को खुद से मार देती हैं, किल कर देती हैं। इस तरीके से कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी हैं जो बैक्टीरिया को किल नहीं करती बल्कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देती हैं। कैसे रोक देती हैं? उसकी राइबोसोम से प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देती हैं। वो दो ऐसी एंटीबायोटिक्स को बोलते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स, ठीक है, या माइक्रोबिस्टैटिक एंटीबायोटिक्स। ठीक है, ये जो है इसमें दो एग्जांपल्स याद रखनी है, टेट्रासाइक्लिन और सल्फोनामाइड्स। ठीक है, ये दोनों स्टैटिक हैं, ये सिडल नहीं है।
इसमें से टेट्रासाइक्लिन राइबोसोम से प्रोटीन सिंथेसिस को रोकती है और सल्फोनामाइड फॉलिक एसिड सिंथेसिस को रोकती है, लेकिन अभी फिलहाल वो भी याद रखने की जरूरत नहीं है। बस ये 3 एग्जांपल्स याद रख लें। एग्जांपल बुक वाले ने पेनिसिलिन की भी दी है यहाँ पे। पेनिसिलिन तो कॉमन एंटीबायोटिक आपने सुना है नाम, अमोक्सिसिलिन, ऑगमेंटिन, कैप्सुलोमॉक्सिल का, ये अमोक्सिसिलिन, पेनिसिलिन, ये सारी पेनिसिलिन वो जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर की थी उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो अब इस बेस पर कि जो ये एंटीबायोटिक है और ये जो कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट है, ये क्या कर रहे हैं, ये बैक्टीरिया को रोक रहे हैं ग्रोथ को या मार रहे हैं? अगर मार रहे हैं तो माइक्रोबिसिडल एंटीबायोटिक्स, एग्जांपल स्फेलोस्पोरिन, किस तरह मारेंगे? सेल वॉल को तोड़ देंगे। अगर ग्रोथ को रोक रहे हैं तो माइक्रोबिस्टैटिक एंटीबायोटिक्स, क्या करेंगे? राइबोसोम से प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देंगे, एग्जांपल्स टेट्रासाइक्लिन, सल्फोनामाइड, ठीक है। नेक्स्ट हम लेक्चर में इंशाल्लाह इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन पढ़ेंगे कि किस तरीके से होती है। अभी तक की बात में अगर कोई मसला नहीं है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर दें। कोई बात पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में पूछ लें। अंटिल नेक्स्ट टाइम अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।